इस फाई इन्फो चैनल में आपको वेलकम करते हैं। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स बहुत ही बेसिक लेक्चर जो है चैप्टर साउंड का वो आपके सामने डिस्कस करने हम जा रहे हैं। लेकिन अपने साथ बैठ जाएं और ख़ास पॉइंट जो है वो अपने साथ नोट डाउन जो है वो करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। साउंड बेसिकली है क्या? तो स्टूडेंट्स साउंड जो है इसकी डेफिनेशन पे अगर हम देखें तो बेसिकली स्टूडेंट्स जब भी किसी भी मटेरियल बॉडी को डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है और उस वाइब्रेशन से एक वेव जनरेट होती है, ठीक है। और वो वेव जो है वो एनर्जी को कैरी करती है और जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। अब जिस तरह से अगर वाटर है, वाटर भी एक मटेरियल जो है वो मीडियम है, लिक्विड है, तो इसमें अगर हम डिस्टर्बेंस जनरेट करवाते हैं तो रिपल जनरेट होता है स्टूडेंट्स वेव की फॉर्म में, और ये एनर्जी कैरी करता हुआ आगे जो है वो चलता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स गैसेस में भी इसी तरह होता है कि हम जो है वो डिस्टर्बेंस जनरेट करवाते हैं तो उसमें एक जो है वो वेव जनरेट होता है और आगे जाता है। तो सॉलिड के अंदर भी स्टूडेंट इसी तरह होता है कि सॉलिड में हम जब डिस्टर्ब करते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, उसके एटम्स को, तो उसमें भी एक डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो वाइब्रेशंस होती है, और वाइब्रेशन से एक जो है वो वेव जनरेट होती है, और वो वेव जो है वो उस सॉलिड मीडियम के अंदर जो है वो ट्रैवल करती है। तो बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स साउंड भी जो है वो वाइब्रेशंस की वजह से जनरेट होता है। जब दो बॉडीज़ जो है वो वाइब्रेट हों, ठीक है, या किसी भी जो है वो सॉलिड बॉडी को, मटेरियल बॉडी को वाइब्रेट करवाया जाए, ठीक है, तो उसके रिज़ल्ट में जो वेव निकलती है वो वेव स्टूडेंट्स जो है वो साउंड को कैरी करती है और हमारे कानों तक आती है और हमें उसकी जो है वो आवाज़ आ जाती है। जैसे कि लेट सपोज अगर जो है वो ये मार्कर है, इसको अगर मैं बोर्ड पे डिस्टर्ब करूं तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो वाइब्रेशन हुई, उस वाइब्रेशन से एक वेव जनरेट हुई, उस वेव के जनरेट होने से सेंसेशन जो है वो जनरेट हुई एयर मॉलिक्यूल्स में, और एयर मॉलिक्यूल्स जो है उस सेंसेशन की वजह से वो साउंड जनरेट हुआ जो हमारे कानों तक आता है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो इसको साउंड कहते हैं, और ये बेसिक प्रॉपर्टी है साउंड की। इसी तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो है वो मीडियम होते हैं जिसमें साउंड जो है वो जनरेट होता है, और जो हमारी ह्यूमन वॉइस होती है, ठीक है, वो भी जो है वो ह्यूमन वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से जनरेट होती है। जो ह्यूमन वोकल कॉर्ड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशंस की वजह से साउंड जनरेट होता है। जैसे कि अगर मैं अभी जो है वो बोल रहा हूँ, लेक्चर हो रहा है, तो अब हो क्या रहा है कि जो वोकल कॉर्ड है ये मुस्तकिल मुसलसल वाइब्रेशन में है। वाइब्रेशन में होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो डिस्टर्बेंस जनरेट हो रही है, और जब ये वेव एयर मॉलिक्यूल्स में आ रही हैं तो फिर इसकी वजह से जो है वो साउंड जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसकी एयर की जो है वो सेंसेशन की वजह से साउंड जनरेट हो रहा है जो कि हमें कानों तक सुनाई दे रहा है, और इसको हम एक एनर्जी की फॉर्म भी कह सकते हैं। साउंड जो है वो स्टूडेंट्स एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे कानों तक वेव की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो अब ये बेसिक प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट साउंड की। इसी तरह से गिटार है, ठीक है, गिटार स्टूडेंट्स जो है वो ये भी जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी है और इससे भी साउंड जनरेट होता है। अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे जो है वो साउंड जनरेट होते हैं जो हमें सुनाई नहीं देते, किसी डिवाइस के ज़रिए सुने जाते हैं। जैसे कि हर्ट्स जो है वो वाइब्रेट करता है तो उसके ज़रिए बीट्स जनरेट होती है और उसमें से भी साउंड जनरेट होता है। इसी तरह से जो है वो ह्यूमन ऑर्गन्स हो गए बहुत सारे, ये भी क्या करते हैं, वाइब्रेशंस की वजह से साउंड को जनरेट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स वो साउंड जो है वो उसकी आवाज़ इतनी कम होती है, उसको किसी ख़ास इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए सुना जाता है, और जो ह्यूमन ऑर्गन्स है
इसी तरह से हार्ट बीट है, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए स्टूडेंट्स एक ख़ास किस्म की एपरेटस, एक ख़ास किस्म की डिवाइस यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टूडेंट्स, स्टेथोस्कोप जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए जो है वो साउंड को सुना जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन ऑर्गन्स के जो साउंड होते हैं उनको बासानी सुना जा सकता है। अब इसमें होता क्या है कि एक ट्यूब होती है, ठीक है, पाइप ट्यूब होता है, ठीक है, होलो टाइप का, और एक जो है वो जो इसका पार्ट होता है जिसको चेस्ट पे लगाते हैं उस पे स्टूडेंट्स डायफ्राम होता है, डायफ्राम लगा हुआ होता है, एक चेस्ट पार्ट होता है इसका, ठीक है। और यहाँ से जो है वो होता ये है कि ये जो है ये चेस्ट पार्ट है इसका। अब इसमें से दो जो है वो इसके पाइप निकले हुए होते हैं जो कि होलो पाइप होते हैं, और यहाँ से एयर में लगाने के लिए जो है कुछ इस तरह से पॉट होते हैं जो कि कानों में लगाए जाते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो साउंड ट्रैवल करता हुआ होलो पाइप से कानों तक आता है। तो ये जो स्टूडेंट्स, ये चेस्ट पीस है, ये जो है स्टूडेंट इस पे लगा होता है डायफ्राम, डायफ्राम लगा होता है स्टूडेंट्स में, डायफ्राम। अब ये डायफ्राम जो है ये जब ह्यूमन बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो जो है वो डायफ्राम पे साउंड हिट करता है और डायफ्राम वाइब्रेट होता है, और इसकी वाइब्रेशन से क्या होता है, जिस फ्रीक्वेंसी का ये साउंड है उसी फ्रीक्वेंसी का जो है ये डायफ्राम वाइब्रेट होने के बाद जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है होलो ट्यूब के अंदर, और फिर यहाँ से ट्रैवल करता हुआ साउंड आ जाता है पॉट के अंदर जो एयर पॉट है, और फिर वहाँ से बासानी जो है वो आवाज़ सुनाई दे देती है। तो जो डॉक्टर जो है वो सुन लेते हैं बासानी, वो स्टेथोस्कोप के ज़रिए ह्यूमन ऑर्गन्स की जो है साउंड सुन लेते हैं, या फिर हार्ट बीट को बासानी हेयर कर लेते हैं कि कितनी जो है वो रेट से हार्ट बीट जो है वो चल रही है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं कुछ के जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी कौन सी होती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है? तो स्टूडेंट्स उसमें से एक हमारे पास जो है वो टर्निंग फॉर्क भी है, टर्निंग फॉर्क स्टूडेंट्स एक ऐसी जो है वो डिवाइस है, एक ऐसा जो है वो एपरेटस है जिसके ज़रिए साउंड को जनरेट करवाया जा सकता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके प्रॉन्ग्स होते हैं दो, ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉन्ग्स, ये होते हैं इसके प्रॉन्ग्स, और ये इसका हैंडल होता है। अब यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से अब इसको वाइब्रेट करवाया जाता है, ठीक है। किसी भी आप जो है वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसको वाइब्रेट करवा सकते हैं, या किसी एक्सटर्नल जो है वो हैमर वगैरह के ज़रिए, या किसी जो है वो एक्सटर्नल जो है वो सोर्स के ज़रिए आप इसको वाइब्रेट करवा सकते हैं। तो अब जैसे ही इसको वाइब्रेट करवाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स में जो है वो वाइब्रेशन जनरेट करता है, और उसकी सेंसेशन की वजह से जो है वो साउंड जनरेट होता है और वो मूव करता है और हमें जो है वो सुनाई देता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये स्टूडेंट्स, ये टर्निंग फॉर्क अलग अलग मौजूद होते हैं एपरेटस के अंदर। स्कूल कॉलेजेस की लेबॉर्ट्री में भी ये मौजूद होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। तो होता ये है कि यहाँ से जब जैसे ही स्टूडेंट्स ये टर्निंग फॉर्क वाइब्रेट होता है तो जो इसकी वाइब्रेशन की वजह से जो साउंड जनरेट होता है तो उसको बहुत करीब ला के सुना जाता है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है लेकिन उसका लाउडनेस कम होने की वजह से बहुत करीब ला के उसको सुना जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप उसको एज एक्सपेरिमेंटली चेक करना चाहें तो इसके वाइब्रेशन के बाद यहाँ पर जो है पेंडुलम जो है वो हैंग करके और यहाँ से इसकी वाइब्रेशन को चेक किया जा सकता है, ठीक है, कि कितना जो है ये एम्पलीट्यूड से ये टर्निंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पर जो है वो जो है
पेंडुलम में एक बॉब रख के और ये टर्निंग फॉर्क के करीब रख कर इसको चेक किया जा सकता है वाइब्रेट करने के बाद। जैसे इसको वाइब्रेट करवा दिया उसके बाद इसको करीब ले आए, फिर ये वाइब्रेट होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये कितने एम्पलीट्यूड से जो है ये वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, वो उसके मूवमेंट की वजह से पेंडुलम जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, और फिर ये जो है वो मूव करेगा। ठीक है, किसी एम्पलीट्यूड पर ये मूव कर सकता है और ये डिपेंड करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, कि कितनी जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है इस टर्निंग फॉर्क की, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो साउंड को जनरेट करवाया जा सकता है टर्निंग फॉर्क के ज़रिए। इसी तरह से और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जिसके ज़रिए साउंड को जनरेट करवाया जा सकता है। अब हम इस साउंड को अगर जनरेट करवा कर एयर में जो है वो रिलीज़ कर दें इसी टर्निंग फॉर्क को, तो फिर एयर में जो है वो मॉलिक्यूल्स किस तरह से डिस्टर्बेंस होते हैं, किस तरह से जो है वो वेव ट्रैवल करती है। क्योंकि साउंड वेव स्टूडेंट्स जो है इसको कंप्रेशनल वेव कहा जाता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से ट्रैवल करते हैं, तो इसको जो है थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर ये टर्निंग फॉर्क इस तरह से मौजूद है और इसके दो प्रोंग हैं, यहाँ पर जो है इसका ये हैंडल है, तो अब होगा क्या कि जैसे ही इसको वाइब्रेट करवाया जाएगा तो सबसे पहले ये राइट प्रोंग जो है ये मूव करेगा आगे की तरफ। लेट सपोज इसकी एक्चुअल पोजीशन जो है यहाँ पर है 0 पे। ठीक है, तो अब ये 0 से B की तरफ चला जाएगा और B की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट्स एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद हैं और उनमें क्या आएगा, कंप्रेशन आ जाएगा। एयर मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन आ जाएगा। कुछ आगे के मॉलिक्यूल्स होंगे फिर उनमें जो है वो कंप्रेशन नहीं आएगा, वो फिर दूर दूर ही होंगे अपनी पोजीशन में। लेकिन जो इसके करीब हैं, प्रोंग के करीब हैं मॉलिक्यूल्स, उसमें जो है स्टूडेंट्स जो है कंप्रेशन आ जाएगा। अब कंप्रेशन की वजह से जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब फिर होगा क्या कि यहाँ पर जो है वो कंप्रेशन आ जाएगा। अब फिर उसके बाद जब प्रोंग अपनी जो है वो पोजीशन से दोबारा बैक होगा, ठीक है, तो अब किस तरह से ये 0 पोजीशन से दोबारा इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, उसको देख लेते हैं और उसमें फिर क्या जो है वो चेंजिंग आएगी ये भी आप चेक कर लें इसमें। तो अब यहाँ से ये प्रोंग स्टूडेंट्स अपनी एक्चुअल पोजीशन से, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। ठीक है, तो ये प्रोंग जो है वो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे आ गया है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। एक्चुअल पोजीशन से यानी कि 0 से ये A की तरफ चला गया। अब 0 से जब ये A की तरफ चला गया, अब तो यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, वो उनमें कंप्रेशर नहीं आएगा, बल्कि वो अब मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो कंप्रेशन जनरेट हुआ था वो ट्रांसमिट हो गया। जब वो ट्रांसमिट हो गया इस प्रोंग के A पोजीशन पर आने के बाद वो ट्रांसमिट हो गया, तो अब इस जगह पे आ गया रेयरफेक्शन आ गया, क्योंकि अब प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। जो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स थे उनका प्रेशर डिक्रीज़ हो गया और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे स्टूडेंट्स, अब उनमें जो है वो कंप्रेशन आ गया। जो दूर मॉलिक्यूल्स थे अब इस हिस्से में जो है वो कंप्रेशन आ गया। ये हिस्सा जो है वो कंप्रेशन का हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इस तरह से ये क्या होगा, ये टेक प्लेस होता रहेगा जब जब प्रोंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करता रहेगा। तो ये जो है कंप्रेशन, ये इस हिस्से को आप कह दें कि ये हिस्सा जो है वो कंप्रेशन है और ये हिस्सा है रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है ये टेक प्लेस होते रहेंगे जब जब प्रोंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करते रहेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोंग दोनों साइड से ही अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट करेंगे, तो फिर जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन एयर मॉलिक्यूल्स में आएगा ये टेक प्लेस होता रहेगा। ठीक
ठीक है स्टूडेंट। अब ज़रा इसको हम वेव फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि जो साउंड मैकेनिकल वेव की हम बात करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र वेव भी आ जाती है और जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी आ जाती है। साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अगर हम इसको थ्रू द ट्रांसफ़र वेव देखना चाहें तो किस तरह से ये बनेगा, ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर थ्रू द ट्रांसफ़र वेव आप इसको देखना चाहें तो यहाँ से स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये हिस्सा जो है वो नीचे का क्रैस्ट होगा और ये हिस्सा ट्रफ होगा। ये इस तरह से वेव चल रही है, ये ट्रांसफ़र वेव की वेव है स्टूडेंट्स। और यहाँ से ये हिस्सा जो है वो नीचे का जो रेयरफैक्शन है, ये पार्ट रेयरफैक्शन है और ये पार्ट कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन में जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वेव का क्रस्ट बनेगा और रेयरफैक्शन में जो है वो ट्रफ बनेगा, अगर हम इसको थ्रू द ट्रांसफ़र वेव देखना चाहें। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बना लूँ, ये वेव है और ये ट्रांसफ़र वेव इस तरह से मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर ये कंप्रेशन है, इसको हम जो है वो कंप्रेशन कह देते हैं, ये कंप्रेशन है। ठीक है, और ये रेयरफैक्शन है। उसके बाद फिर ये हिस्सा कंप्रेशन का आ गया। तो ये जो है वो हिस्सा ये कंप्रेशन है और ये हिस्सा रेयरफैक्शन है। फिर ये हिस्सा जो है वो आगे कंप्रेशन का आ गया। तो इस तरह से ये टैक प्रेस होता है और ये वेव में आप इस तरह से देख सकते हैं, ट्रांसफ़र वेव में ये इस तरह से होता है। अब दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और या फिर रेयरफैक्शन के दरमियान की जो जगह होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं। लेट सपोज ये पहला कंप्रेशन और ये दूसरा कंप्रेशन, इसके दरमियान की जो जगह है इसको कहा जाता है, यहाँ से आप ले लेते हैं, इसको दरमियान की जो जगह है इसको कहा जाता है लैम्डा, वेवलेंथ। अब चाहे आप कंप्रेशन से ले लें या फिर रेयरफैक्शन से ले लें, टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और या फिर रेयरफैक्शन के दरमियान का जो पार्ट है वो वेवलेंथ कहलाता है, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं और लैम्डा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो वेव की लेंथ होती है। ये आपने ट्रांसफ़र वेव में भी देख लिया और जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी देख लिया। इसको आप लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं और ये जो है वो ट्रांसफ़र वेव है, ये जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, ये ट्रांसफ़र वेव्स और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको देख लिया। अब प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम में जो है वो बात कर लेते हैं हम। इसी टॉपिक का एक पार्ट है। ठीक है, किस तरह से वो प्रोपगेट होता है। तो स्टूडेंट्स इस साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव्स, कंप्रेशनल वेव और ट्रांसफ़र वेव्स, इसलिए इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, साउंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसको किसी भी मटेरियल बॉडी में मूव कराया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर साउंड ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी को हम देखते हैं जो कि बेल जार पे मुश्तमिल है। बेल जार स्टूडेंट्स एक ऐसी एक्टिविटी है प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम की जो बुक के अंदर मौजूद है और इसमें दिखाया गया बेल जार एक ऐसा एपरेटस हुआ करता था पहले। अब तो इलेक्ट्रिक बेल आ गई हैं। ठीक है, मॉडिफाई हो गया है, इलेक्ट्रिक बेल जार जो है वो मॉडिफाई हो गया, इलेक्ट्रिक बेल बन गई। तो बेल जार एक ऐसा सिस्टम था कि उस सिस्टम के अंदर जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बेल सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ से दो तार जो है वो पावर लाइन में जुड़े हुए हैं। ये है पावर सप्लाई और यहाँ से इस हिस्से को स्टूडेंट्स छोड़ा जाता है। ये जार है पूरा, इसको आप जार कह सकते हैं।
और यहाँ से ये एयर के लिए छोड़ा जाता है और यहाँ पे एक लगा दिया जाता है एयर रिलीज़, या फिर आप इसको जो है वो वैक्यूम भी कह सकते हैं, वैक्यूम पंप भी इसको कह सकते हैं, यानी कि एयर को रिलीज़ करने के लिए ये पार्ट दिया जाता है एयर। ठीक है। अब जैसे ही पावर सप्लाई होता है, ऑन होता है, तो फिर बेल जो है वो ऑन हो जाती है, साउंड जनरेट होता है। अब इस जार के अंदर एयर मौजूद है, एयर मौजूद है इसमें। अब वो एयर जो है वो वाइब्रेट होगी, साउंड जनरेट होगा। अब क्या करें, साउंड जनरेट हो रहा है, आवाज़ आ रही है, अब यहाँ से हवा निकालना शुरू कर दें। एयर को वैक्यूम पंप के ज़रिए जब हम बाहर निकाल देंगे तो साउंड जो है वो फीबल होता रहेगा, साउंड धीमा होता रहेगा। एक वक्त आएगा एयर बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, ठीक है, और साउंड जो है जनरेट होना बंद हो जाएगा। फिर दोबारा एयर इंटर करें और दोबारा जो है वो पावर सप्लाई इसमें देंगे तो फिर जो है वो साउंड जनरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये वो एक्टिविटी है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट और सिस्टम है जिसके ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन मीडियम, यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, और यहाँ पे जो मीडियम है वो है एयर। एयर के अंदर ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब यहाँ से हम एयर को निकाल देंगे तो साउंड जो है वो नहीं सुनाई देगा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के और जो है वो हमारे पास सिस्टम है जिससे हमें पता चलता है कि साउंड जो है वो किसी मीडियम में ही, ख़ास मीडियम में ही ट्रैवल करता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो मेन जो टॉपिक आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक कुछ जो है वो साउंड की प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो है वो प्रोपगेशन और साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।